दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हम यहां पर पीटी 365 जो है वो कवर करने वाले हैं। तो जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए, यूपीएससी प्रीलिम्स भी पोस्टपोन हो गई है और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पर पीटी 365 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। तो ये अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो विजन आईएएस जो है उनको इसका क्रेडिट जाता है कि वो यहाँ पर पीटी 365 फ्री में लेकर आते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉलिटी जो है उसको कवर करेंगे। अब देखिए क्या होता है ना, आप 2024 की एग्ज़ाम देखोगे तो पूरा 2023 का जितना भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस 2024 का अगर हम अप्रैल तक का देखते हैं तो वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो पीटी 365 है, हम पूरा जनवरी 2023 से लेकर तो दिसंबर 2023 तक का पूरा हम कवर करेंगे। प्लस 2024 का जब आएगा तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत, क्योंकि अगर आप विजन आईएएस की वेबसाइट पर जाओगे पीटी 365 2024 की निकालोगे तो वो आपको हो सकता है कि मई से देखने को मिले। ठीक है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये जनवरी कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा जनवरी 2023 से लेकर तो दिसंबर 2023 का पूरा कवर करेंगे। प्लस 2024 का जब आएगा तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का वो भी हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप बने रहिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूरा पीटी 365 जो है कवर करा दूंगा। और साथ ही साथ आपको लेक्चर में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, जिससे कि आपको अलग से इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितना भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्दी है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मज़ा आएगा आप सभी को, एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को शेयर ज़्यादा ज़्यादा करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद आई और क्या इसमें चेंजेस आप चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो पॉलिटी है और अच्छे तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप एमएम अकेडमी ऐप जो है वो भी डाउनलोड, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, तो पॉलिटी कवर करना है। अब पॉलिटी में क्यों लेकर आ रहा हूँ, एक तो सबसे पहले पॉलिटी की ही पीटी 365 आती है। दूसरा यहाँ पर रीज़न ये है कि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग होता है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही देखना है और वो अच्छे तरीके से आपका हो गया तो आप अच्छे तरीके से स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आईएएस 2024 के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पढ़िए और जो चीज़ें हैं उसका सही ढंग से एनालिसिस कीजिए एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं ऑफिस ऑफ मेयर। अब देखिए ऑफिस ऑफ मेयर जो है ये पिछले साल के जनवरी से शुरू है इसका मैटर। और अभी भी अगर आप देखोगे इस साल भी, मतलब 2024 में भी अगर आप देखोगे तो इसका मैटर जो है अभी भी देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। और इसीलिए जो ऑफिस ऑफ मेयर है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल। अब मैं साथ ही साथ न्यूज़ आर्टिकल जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस का है आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट जो है स्क्वैश चंडीगढ़ मेयर्स इलेक्शन, यहाँ पर जो इस साल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल का ही ये न्यूज़ है और इसमें हमें देखने को मिला था चंडीगढ़ मेयर के जो इलेक्शन है उनको स्क्वैश कर दिया गया था। इसमें आर्टिकल 142 जो उसका इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आपको और अच्छे ढंग से जो बेसिक्स है आपका वो स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाउंडेशन अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के लिए वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ जो रिलेवेंट टॉपिक्स है वो एग्जाम ओरिएंटेड पूरे कवर कराए जाते हैं। तो आपको मतलब समझ लीजिए, आप अगर आप लेते हो तो अभी भी अगर कोई पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है तो उनको भी यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा सिलेबस कवर आप कर सकते हो, एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इस तरीके से पूरा सिलेबस वो तैयार किया गया है। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेयर है वो रैंक कहाँ पर करते हैं, मतलब कहाँ पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जहाँ जो कहाँ है सेंटर में है। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है जो अलग अलग हमारे स्टेट्स में है। एंड उसी के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। लोकल गवर्नमेंट कहाँ पर आती है, तो भाई पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटीज़, यहाँ पर हमें लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, ग्रास रूट लेवल। है ना, क्या आप कमेंट सेक्शन में इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता सकते हो कि कौन से इसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी या फिर संवैधानिक तरीके से लाई गई थी। अब यहाँ पर अगर हम म्यूनसिपालिटीज़ देखते हैं तो म्यूनसिपालिटीज़ में हमें टाउन बोर्ड देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली नगर पंचायत देखने को मिलता है।
नगर पालिका देखने को मिलती है, म्यूनसिपल काउंसिल, एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है, महानगर पालिका। मतलब जो बड़े सिटीज़ है वहाँ पर महानगर पालिका आती है, और जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पर हमें म्यूनसिपल काउंसिल जो है, नगर पालिका जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें जो लोकल गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर म्यूनसिपालिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वार्ड अलग अलग, उसको वार्ड में डाल दिया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज आप समझ सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग वार्ड में उनको बांटा जाता है। अब ये जो अलग अलग वार्ड है इनको रिप्रेजेंट करते हैं वार्ड काउंसिलर्स, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है, समझ लीजिए यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, आप अगर वहाँ से आते हैं तो वहाँ से लोकसभा के लिए कोई अगर खड़ा होता है और वो अगर चुनकर आता है तो वो पूरा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। उसी तरीके से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में समझ लीजिए अलग अलग वार्ड है। अब वो अलग अलग वार्ड में से अगर कोई चुनकर आ रहा है तो पर्टिकुलर वो वार्ड को वो इंसान जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो वार्ड्स होते हैं म्यूनसिपालिटी के लिए, तो वहाँ पर वार्ड काउंसिलर्स होते हैं जिनको पार्षद कहा जाता है, ठीक है, पार्षद जो है वो कहा जाता है, और ये वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वार्ड के। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर हम देखते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखिए यहाँ पर एमसीडी अगर हम देखें तो 12 जोन्स है, 12 जोन्स में 250 वार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको जोन्स में भी बांटा गया है क्योंकि बड़ा है तो जोन्स में ही बांटा गया है। अब ये जो जोन्स है ये 250 वार्ड्स टोटल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वार्ड कमेटी जो है वो यहाँ पर आती है, जो काउंसिलर जो है उनके द्वारा देखी जाती है। काउंसिलर मतलब क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी। अब ये हमको पता है कि भाई हमारे पार्लियामेंट में भी, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में भी हमें जो लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है दोनों देखने को मिलते हैं। जो एक लेजिस्लेटिव है मतलब क्या है, ये लॉ मेकर्स होते हैं, लॉ मेकिंग, और जो एग्जीक्यूटिव है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम इनका होता है। तो ये दोनों का रिप्रेजेंट कौन करते हैं, अगर हम सेंटर की बात करें तो समझ लीजिए हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, लॉज बनाती है, तो वो हो गया लेजिस्लेटिव, और वही जो प्रेसिडेंट है वो काय में आएंगे, एग्जीक्यूटिव में आएंगे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो एग्जीक्यूटिव उसमें कौन आएगा, आईएएस ऑफिसर, ये कौन होता है, अपॉइंट किया जाता है। वही अगर हम लेजिस्लेचर विंग्स देखते हैं तो इसमें हमें हेड कौन देखने को मिलता है, मेयर देखने को मिलता है। अब ये जो मेयर है ये इलेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये इलेक्शन जो होता है इसका मेयर का, ये कभी कभार डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा जनता जाकर वोट करेगी, जैसे आप और मैं सीधा जाकर जो मेयर है उसको वोट करेंगे। और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें जो पार्षद होते हैं, पार्षद अभी हमने देखा था काउंसिलर्स, है ना, जो वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो पार्षद है वो इलेक्ट करके देते हैं। मतलब समझ लीजिए क्या है कि यहाँ पर लोग है, सबसे नीचे यहाँ पर कौन है भाई साहब, यहाँ पर है जनता, ठीक है, जनता। ये जनता काउंसिलर्स देख रही है, काउंसिलर्स को ला रही है, और ये काउंसिलर्स मेयर को लेकर आ रहे हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ रहे हो आप, बहुत ही आसान है। ये आपको समझ में आ गया तो आप मेयर का जो घपला हुआ था या मेयर का जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे इसको आसानी से समझ लोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इनडायरेक्ट भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट मतलब जो जनता सीधा मेयर के लिए वोट कर रही है, ऐसा भी कई जगह पर होता है। तो ये यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये हमको देखने को मिलता है कि भाई जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसमें पार्षद बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब बीजेपी के कुछ पार्षद रहेंगे, 10 पार्षद हैं, और कांग्रेस इनके कुछ पार्षद रहेंगे, समझ लीजिए अगर इनके 8 पार्षद हैं, ठीक है, 8 काउंसिलर्स है। अब अगर किसी भी मेयर को जीतने के लिए, किसी भी मेयर को जीतने के लिए समझ लीजिए कि अगर 9 पार्षद की जरूरत है, 9 वोट्स की जरूरत है, तो यहाँ पर किसका कैंडिडेट जीतेगा, ऑब्वियस है बीजेपी का जीतेगा, क्योंकि इसके पास 10 पार्षद है, इसके पास 10 वोट्स है, और चाहिए कितने, 9 ही वोट चाहिए टोटल जीतने के लिए, है ना। कांग्रेस के पास तो 8 ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं मेयर के, वो समझ में आ जाता है जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं कि भाई कौन से पार्टी के पास ज़्यादा पार्षद है वही पार्टी का कैंडिडेट जो है वो मेयर बनेगा। अब यही से प्रॉब्लम जो है शुरू होते हैं। कैसे, चंडीगढ़ में क्या हुआ, अब चंडीगढ़ में हुआ ये कि टोटल वहाँ पर कितने 45 टोटल सीट्स, मतलब सीट समझ लीजिए 45 वोट समझ लीजिए, ये आप आसान भाषा में समझ लीजिए, टोटल 45 है। 35 वहाँ पर इलेक्टेड होते हैं, एक वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और 9 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, 35 इलेक्टेड है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है, और 9 नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये जो 45 टोटल पार्षद है, इनमें से बीजेपी के पास कितने हैं, बीजेपी के पास 14 है, ठीक है,
कांग्रेस के पास कितने हैं, 7 है, और आपके पास कितने हैं, 13 है, 13 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ में टोटल अगर 45 है, टोटल अगर 45 है, इसमें से इलेक्टेड कितने हैं, 35, प्लस यहाँ पर 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब कितने हो गए यहाँ पर, 36 हो गए, समझ रहे हो आप, 36 हो गए। अब ये 9 मैं क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 9 क्योंकि नॉमिनेटेड लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नॉमिनेटेड लोग मोस्टली मेयर के इसमें वोट नहीं करते हैं। अब इसमें भी कई बार धांधली हुई है कि भाई दिल्ली जो था, दिल्ली में जब मेयर के इलेक्शन होने थे वहाँ पर बोला गया कि भाई नॉमिनेट मेंबर जो है वो भी वोट कर लेंगे। तो ऐसे कई बार जो धांधलियाँ है वो होती रहती है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स मोस्टली नहीं करते हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के वहाँ पर मोस्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो चुनकर आए हुए हैं उनमें से ही देखा जाता है। 35 + 1 36, मतलब कितने हो गए भाई, 18 19 जो है, 19 लोगों का यहाँ पर समर्थन चाहिए रहेगा। तो जिसके पास 19 वोट्स है वो पार्टी का यहाँ पर कैंडिडेट मेयर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए किसके पास 19 है, किसके पास 19 है, क्या किसी के पास भी नहीं है। बीजेपी के पास 14 है, कांग्रेस के पास 7 है, आम आदमी पार्टी के पास 13 है, किसी के पास भी नहीं है। मतलब किसी का कैंडिडेट यहाँ पर बन सकता है क्या, डायरेक्टली तो नहीं बन सकता है। अब हुआ क्या, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो आ गए साथ में। उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं और उसके लिए हम वोट करेंगे और वही हमारा कैंडिडेट रहेगा। तो अब यहाँ पर किसी के पास 19 हो रहे गया, 13 + 7 कितने हो गए, 20, कितने हो गए, 20। तो अब 20 है तो भाई 19 इनके पास पक गए। मतलब अब कैंडिडेट किसका यहाँ पर मेयर बनने वाला है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वही यहाँ पर मेयर बनने वाला है। बड़ा ही आसान सा इलेक्शन था, बड़े ही आसानी से जो कांग्रेस और आप है ये मिलकर यहाँ पर मेयर जो है वो चुनकर लेकर आने वाले थे। मगर होता क्या है, होता क्या है, होता ये है कि जो बीजेपी है उनके थे कितने, 14, लेकिन उनके तरफ से वोट कितने लोगों ने कर दिया, 16। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उसमें से कोई आ गया ना इधर, उनमें से 2 लोग आ गए ना इधर कि भाई हम है ना, हम है ना, हम है ना, आ गए ना इधर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उनके कितने थे, उनके थे कितने, 20, उनके थे कितने, 20, लेकिन उनके 8 वोट जो है उसको इनवैलिड करार कर दिया गया। बोला गया कि भाई आपके 8 वोट इनवैलिड है। तो मतलब अब उनके आए कितने, एक्चुअल में सिर्फ 12 है, सिर्फ 12 है। तो मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर जो डंका है वो किसका बजा, बीजेपी का बच गया, क्योंकि 8 तो इनवैलिड ही हो गए ना भाई साहब, इनवैलिड ही वोट्स हो गए, वोट्स ही इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पर डंका किसका बचा भाई, बीजेपी का बच गया। तो यहाँ पर जो मेयर है वो किसका आ रहा था, बीजेपी का आ रहा था। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वहाँ पर इलेक्शन ले रहा था उसने कैमरे में देख लिया और पूरी धांधली वहाँ पर हुआ। आपने फोटो तो काफ़ी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर इसको सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने बोला कि भाई ये जो इलेक्शन है इसी को हम इनवैलिड करार कर रहे हैं। तो धांधली कुछ इस तरीके की हुई थी। तो आपको समझ में आ गया मेयर बेसिकली किस तरीके से चुनकर आते हैं। अब जो इनवैलिड है, जो इनवैलिड यहाँ पर करार किया गया था, यहाँ पर ये जो 8 वोट्स इनवैलिड करार किए गए थे, ये कौन से बेसिस पर कराए जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए, है ना। आपको आ सकता है कि भाई इनवैलिड कौन से करार, कौन से बेसिस पर, नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट में से कौन सा इनवैलिड करार करने के लिए सही रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से, मोर देन 1 वोट कास्ट, अगर कोई इंसान है, कोई काउंसिलर है, कोई पार्षद है, उसने अगर एक ही साथ 2 बार वोट कर दिया तो उसका वोट ही इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। दूसरा, कोई मार्क या आइडेंटिटी उसने छोड़ी है एज अ वोटर, मतलब उसने समझ लीजिए कोई है, मतलब समझ लीजिए मैं हूँ काउंसिलर, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एम लिख दिया ऊपर और यहाँ पर मैंने कर दिया भाई बीजेपी को मेरे को वोट करना है, मैंने एम लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने कोई निशानी छोड़ी तो मेरा वोट ही इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। या फिर मार्क आर प्लेस एम्बियस मैनर मेकिंग डाउटफुल टू हुम द वोट इन द कास्ट, कि भाई मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर बीजेपी का चिन्ह है, यहाँ पर कांग्रेस का चिन्ह है, मैंने बीजेपी को इस तरीके से कर दिया, कांग्रेस को इस तरीके से कर दिया, मतलब क्या हुआ यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने एक्चुअल में वोट किसको किया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोट जो है वो करार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 3 मेन रीजंस है जहाँ पर वोट्स को इनवैलिड करार कर दिया जाता है, और ऐसे कोई इनवैलिड करार करने के रीजंस उनको मिले नहीं थे चंडीगढ़ में, इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। अब आर्टिकल 142 के तहत यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्वैश कर दिया था
कि भाई हम यहाँ पर खारिज कर रहे हैं जो इलेक्शन। तो 142 क्या है? तो यहाँ पर 142 आर्टिकल जो एम्पावर करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को एम्पावरमेंट मिली हुई है कि यहाँ पर पास एनी डिग्री और ऑर्डर जो नेसेसरी है कंप्लीट जस्टिस एनी केस मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है, ये यहाँ पर है डिग्री ऑर्डर जो है एनफोर्सेबल रहेगा सभी इंडियन टेरिटरी में। एक काफी क्रूशियल टूल है ये सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिससे सुप्रीम कोर्ट चाहती कंप्लीट मैं जस्टिस करूं तो वो कर सकते हैं आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आर्टिकल 142 यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या था मेयर के लिए, इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब यहाँ पर पंचायती राज भी और म्यूनसिपालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। तो ये दो चीज़ हो गई। देन उसके बाद मेयर के इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं और उसी के साथ साथ इनवैलिड वोट्स किस तरीके से होता है और आर्टिकल 142 क्या है। तो ये चार चीज़ें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ये पूरे इससे सीखने को मिलती है। अब मेयर जो है उनकी पावर एंड फंक्शंस क्या क्या है। तो भाई प्रिसाइड करते हैं मीटिंग में जो कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जो ग्रीवेंसेस होते हैं उसको रिजॉल्व करना, जो समझ लीजिए जो भी काम है म्यूनसिपैलिटी का उसको देखना, इंस्पेक्ट करना, है ना। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन म्यूनसिपल कमिश्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट वो यहाँ पर मेयर करते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ सभी स्टैंडिंग कमेटी जो होती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की वो यहाँ पर होते हैं। और सिविक हेड है म्यूनसिपैलिटी रिप्रेजेंटेटिव सिटीज़ के। तो ये कुछ पावर्स है यहाँ पर मेयर के जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी आ सकता है कि भाई नीचे देखे में से कौन कौन से मेयर के पावर है। ठीक है, अब डायरेक्ट इलेक्शन जो मैंने आपको बोला कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एंड डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो काउंसिलर्स है जो पार्षद है वो चुन कर देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो डायरेक्ट लोग चुन कर देते हैं। तो इंडिया में मेयर इलेक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंट रिसेंट डेकेड्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होकर आते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है डायरेक्ट। अब आप बोलोगे यार जिस तरीके की धांधली हुई थी तो डायरेक्ट इलेक्शन ही अच्छे हैं, तो उसके फायदे क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है। पर्सनल डेमोक्रेटिक मैंडेट उसका होता है कि लोगों के में से चुनकर कोई आया है ना। तो यहाँ पर लोकल एंगेजमेंट उसकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसको पता होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। अकाउंटेबिलिटी क्लैरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी है, जैसे कि यहाँ पर जो बिहेवियर है वो उसका काफ़ी आर्बिट्री हो सकता है कि भाई जनता मेरे साथ है और जनता अगर मेरे साथ है तो फिर भाई तुम लोगों का क्यों मैं सुनूं, तुम लोगों का क्यों मैं देखूं। ये हो सकता है। इलेक्टेड काउंसिलर जो है जो इलेक्ट होकर आए हुए हैं उनका रोल यहाँ पर कम हो जाएगा, उसकी सुनेगा ही नहीं मेयर। और लीडरशिप जो है मेयर की ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो काउंसिलर चुन के आए हैं उनके मुकाबले। तो यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप जो है ग्रास रूट लेवल पर वो बन सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो अब आपको मेयर का पूरा समझ में आ गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर ये और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने देखा था लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग जो हमने यहाँ पर देखा था उसी को यहाँ पर और स्ट्रांग बना देता है सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा। कैसे? यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला कि भाई हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, है ना। जो एग्जीक्यूटिव उसका काम क्या है? उसका काम है लॉ इम्प्लीमेंटेशन। एंड जुडिशरी जो है उसका काम क्या है? उसका काम है लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक है या नहीं वो देखना। ये तीनों इनके काम है। अब सेपरेशन मतलब क्या है कि भाई कोई भी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो जुडिशरी का काम है जुडिशरी देखेगी, जो लेजिस्लेचर का काम है वो लेजिस्लेटिव देखेगा और जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव देखेगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है? पावर्स उनकी सेपरेट है? जी नहीं, ये हमें यूएसए में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। और ऐसा ही क्वेश्चंस हमें यूपीएससी मेंस में देखने को मिला था कि भाई सेपरेशन ऑफ फंक्शंस उसमें पूछा गया था। अब फंक्शंस क्यों बोला गया है? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब है कि भाई लॉ मेकिंग जो है वो कभी लॉ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएगी। लॉ इम्प्लीमेंटेशन वाले जो है मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी भी लॉ मेकिंग में नहीं जाएगी। मगर हमारे यहाँ क्या ऐसा है? जी नहीं, हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए अगर हम प्रेसिडेंट देखते हैं तो उनका काम है इम्प्लीमेंट करना,
लेकिन क्या वो लॉ मेकिंग में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कैसे? ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या? कानून लेकर आना। जुडिशरी है, जुडिशरी का काम है सिर्फ जो लॉ बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वो संवैधानिक है या नहीं वो देखना। लेकिन क्या जुडिशरी कानून बना सकती है? बिल्कुल, कई बार बनाया हुआ है कि भाई नेशनल एंथम के वक्त खड़े हो जाना, या फिर जो शराब की दुकानें हैं वो 500 मीटर, हाईवे से 500 मीटर से दूर रहना चाहिए। कई सारे ऐसे कानून हैं जो जुडिशरी ने बनाए हुए हैं। और ये क्यों बनाए हैं? क्योंकि उनको इस चीज़ की भी पावर मिलती है। मतलब लॉ मेकिंग में भी वो घुस सकते हैं, जिसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आ रहा है आपको? जुडिशियल एक्टिविज्म। और इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। फंक्शंस उनके अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे में वो एनक्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई जुडिशरी जो है पावर है उसके जजमेंट जो है लॉ के ऊपर वो देने का। पार्लियामेंट का काम है कि वो लॉ जो है वो बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में लाना है। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो ईच इंस्टीट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दूसरे को देखता रहता है। और एब्सोल्यूट हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शन है क्या, या सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, उसी को हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंद, मतलब क्या है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो छोड़कर बाकी चीज़ें जो है बदली जा सकती है, और उसमें कोई भी चेंजेस लाने हैं तो उसमें अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन हमने देखी है उनका भी योगदान रह सकता है। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल्स आपको पता रहना चाहिए। जैसे आर्टिकल 50 है जो डीपीएसपी का है ना, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहने चाहिए। आर्टिकल 361 है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 105, 194 है जो यहाँ पर प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 122, 212 है। आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि भाई जुडिशरी जो है अगर आर्बिट्रीली, पार्लियामेंट ने आर्बिट्रीली अगर कोई कानून लेकर आ गए कि भाई जो भी लोग है, टैक्सेस सारे खत्म हो गए, सब टैक्सेस खत्म हो गए, अब टैक्सेस लगाएंगे किस पर? तो भाई आप ऑक्सीजन तो इनहेल कर रहे हो, आप अगर सांस ले रहे हो तो दिन में एक इंसान का एवरेज निकाला जाएगा कि वो कितने बार इनहेल करता है। समझ लीजिए कि अगर वो इनहेल कर रहा है 1000 बार, तो आपको दिन का 50% ऑफ जितना आप इनहेल कर रहे हो उतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब 500 रुपये जो है वो आपको सरकार को देने पड़ेंगे एज ए टैक्स, ऑक्सीजन टैक्स। तो ये ऑक्सीजन टैक्स ले लिया यहाँ पर। तो अब ये जो चीज़ है ये अगर आर्बिट्री है तो जो जुडिशरी है वो बोल सकते हैं गैर संवैधानिक है, ये आप नहीं ला सकते, ये गलत है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 142 है, तो यहाँ पर हमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जनरल असेंबली पब्लिक ऑफिशियल ये बोला था सेपरेट रहना चाहिए एक दूसरे से। अगर एक दूसरे में रहेंगे तो करप्शन बढ़ेगा और इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मॉडर्न टाइम 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर जो है उसके द्वारा ये लाया गया था। अब जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन जो है सेपरेशन ऑफ पावर की, ये भी हमें देखने को मिलती है हमारे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें यहाँ पर बोला है पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर आ गया जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू आ गया, है ना। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, कि भाई फंक्शन जुडिशरी का क्या है कि असंवैधानिक कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये ना हो इसके लिए केशवानंद भारती केस आ गया। IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जुडिशियल रिव्यू को आप खराब नहीं कर सकते हो या निकाल नहीं सकते हो। राम कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हमें देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद कन्नादसन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये कुछ हमें केसेस देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर बेसिकली बताते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमारे संवैधानिक तरीके से। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। केसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, केसेस आपको नहीं आएगी, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर क्या है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है?
सबसे पहले तो राइट्स एंड लिबर्टी जो है सिटीजन्स के, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो डिक्टेटरशिप है, जो सरकार अगर अपने मनमर्जी कुछ भी, जैसे मैंने ऑक्सीजन टैक्स बोला, तो वो अगर लेकर आ जाए तो उसके खिलाफ यहाँ पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर यहाँ पर होती है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर एक दूसरे में हस्तक्षेप करेंगे तो पार्लियामेंट और जुडिशरी की पूरी पावर ही खत्म कर देगी। देन उसके यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कम हो जाएगा। ये तो एक दूसरे में अगर इंटरफेरेंस होता रहा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। तो ये कुछ इसके फायदे हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं स्पीकर ऑफ हाउस। स्पीकर ऑफ हाउस मतलब बोलने वाला व्यक्ति नहीं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना पार्लियामेंट का। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि यहाँ पर केविन इलेक्ट हुए हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज अ स्पीकर। महाराष्ट्र स्पीकर डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एससी रूलिंग ऑन फंक्शंस। स्पीकर के ऊपर कई सारी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, स्पीकर के ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिली है, और स्पीकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो फंक्शनिंग होती है, भले वो पार्लियामेंट हो जाए, भले वो स्टेट लेजिस्लेचर हो जाए, उसके लिए। तो इसीलिए जो स्पीकर है ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब जो स्पीकर होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्पीकर होते हैं लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको चेयरमैन बोलते हैं, और ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वही अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्पीकर कहाँ होते हैं? असेंबली में स्पीकर होते हैं, और काउंसिल उसमें भी कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं क्या? जी नहीं, या वाइस गवर्नर कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो लोकसभा है वहाँ पर हम स्पीकर कहते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं हाउस को। अब स्पीकर जो होते हैं हाउस के, अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि भाई वो इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्ट होकर, जो हाउस है उसमें जो लोग हैं उनमें से ही वो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, फ्रॉम अमंगस्ट हिज मेंबर। तो ये आर्टिकल के तहत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पावर एंड फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, गार्डियन होते हैं ये पावर। डिसीजन जो है पार्लियामेंट्री मैटर में फाइनल होता है, ठीक है, जो भी वो देखेंगे वो फाइनल रहेगा। उसी के कास्टिंग वोट वो कर सकते हैं, मतलब समझ लीजिए कोई बिल लाया गया, उसमें एक बिल पर येस बोलने वाले भी 10 लोग हैं, नो बोलने वाले भी 10 लोग हैं। तो इस मामले में जब टाई हो जाए उस समय पर कास्टिंग वोट कर सकते हैं, वो जिसको बोलेंगे वो बिल पास हो जाएगा। यहाँ पर डिसाइड वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, मनी बिल है या नहीं, इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, इनका डिसीजन फाइनल रहता है। रिमूवल, रिमूव कैसे होते हैं? स्पीकर जो है वो 3 केसेस में उनको अपनी सीट वैकेट करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर उनको निकाल दिया गया, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पर बोला गया है स्पेशल मेजोरिटी, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट स्पेशल मेजोरिटी। ये मैंने जो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट है, ये मैंने डाला हुआ है विजन IAS का, जो PT 365 है उसका। लेकिन एक्चुअल में वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं होती है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या फ़र्क है? यहाँ पर अगर मैंने इंक्लूड किया हुआ है ओके, तो यहाँ पर मैं आपको मेजोरिटी जो है वो एक बार बता देता हूँ, ठीक है, मेजोरिटी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल सिंपल मेजोरिटी, आपको मेजोरिटी थोड़े टाइप में बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको क्या है थोड़ा वो समझ में आ जाए। ओके, तो ये थोड़ा हम हटा देते हैं इसको। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मेजोरिटीज़ के टाइप। तो यहाँ पर एक होती है सबसे पहले तो सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ लीजिए हाउस में टोटल 100 लोग आए हुए, अब उन 100 लोगों में से, मतलब ये कौन हो गए? प्रेजेंट हो गए, 100 लोग प्रेजेंट हो गए, ठीक है, प्रेजेंट कितने हैं? 100। अब उसमें से बोल रहे हैं वोट कितने लोग करेंगे? 80 ही लोग वोट करना चाह रहे हैं। 20 लोग बोल रहे हैं हमको वोट ही नहीं करना है, मन नहीं करना है, भूखे हैं, हम खाना नहीं खाया, वोट ही नहीं करना है। 80 लोग ही वोट कर रहे हैं, तो मतलब एक्चुअल में प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 80 लोग, है ना। अब इसका 50% + 1 मतलब 41। तो 41 जिसको मिलेंगे वो पास हो जाएगा विथ सिंपल मेजोरिटी। दूसरा आता है यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या है? टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की,
समझ लीजिए अगर वो 500 की है टोटल स्ट्रेंथ, उसमें से जो सीट्स वैकेंट है, वैकेंट कैसे होती है, अब्सेंट ही नहीं, वैकेंट मतलब या तो डेथ की वजह से या रेसिग्नेशन की वजह से, अगर वो सीट ही वैकेंट है तो मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर 100 सीटें ऐसी वैकेंट है तो टोटल 400। अब यहाँ पर प्रेजेंट कितने हैं एब्सेंट कितने उसका कोई लेना नहीं, टोटल सीट्स कितनी है 500, उसमें से वैकेंट कितनी है 100, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई 400, इसका 50% प्लस 1 मतलब 201, ये हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। और यही इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ पर लगती है रिमूवल के लिए। समझ में आया आपको? अब हम आते हैं स्पेशल मेजोरिटी पर। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अब यहाँ पर जैसे ये प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे 80 थे, बराबर है, तो इसका 2/3 जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मतलब समझ लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी जो है उसका यूज होता है। एंड एक है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है, जैसे 500 की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 251, ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मेजोरिटी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो है ये यहाँ पर अगर रिमूव करना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, स्टेट हो सेंटर हो, तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर सैलरी अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इशू नोटिस टू 5 स्टेट्स। यहाँ पर भाई इलेक्ट ही नहीं हुए अभी तक डेप्यूटी स्पीकर जो है, अगर उनकी सीट वैकेंट हो जाती है तो किसी और को डेप्यूटी स्पीकर बन के लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब तक लाया ही नहीं गया है। और यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि भाई जल्दी जल्दी वैकेंट सीट जो डेप्यूटी स्पीकर की वो भरी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, उनका भी टर्म 5 ईयर्स का होता है। डेट ऑफ इलेक्शन जो होते हैं डेप्यूटी स्पीकर के, वो यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। देखिए स्पीकर के जो इलेक्शन है उसकी डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, स्पीकर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। स्पीकर की तरह एक्ट करते जब जो स्पीकर है अगर वो छुट्टी पर हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पावर एंड फंक्शंस, वही सारे पावर जो स्पीकर के थे वही सब डिप्टी स्पीकर को मिल जाते हैं जब वो स्पीकर बनते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही वो रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब टाइप ऑफ प्रिविलेजेस कौन कौन से, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, कलेक्टिव प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। प्रिविलेजेस मतलब क्या है, प्रिविलेजेस मतलब है सहूलत। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो बड़े एक्टर का बेटा है वो प्रिविलेज्ड है, जो बड़े बिजनेसमैन का बेटा है वो प्रिविलेज्ड है, उसको वो एटमॉस्फेयर मिला जिससे कि और ऊपर जा सके और आगे बढ़ सके। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ऐसी ही प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मिलते हैं। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज, एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज। इंडिविजुअल मतलब क्या है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ अधिकार मिले हुए कि वो अपने कैपेसिटी में वो चीज़ें कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एमपीज आर फ्री टू स्पीक देयर माइंड इन द हाउस, जो चाहे वो बोल सकते हैं। आप अगर बाहर जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करो, आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप हाउस में जुडिशरी की इंसल्ट करो फिर भी आप पर कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। तो वो यहाँ पर एक कुछ भी बोल, मतलब एक मैं हद बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी बोला जा सकता है, कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता है सिविल केसेस में ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट रिक्वायर्ड टू सर्व ऑन ज्यूरीज। तो ये भी एक चीज़ है। एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है कि भाई यहाँ पर राइट टू पब्लिश डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट कुछ भी वो पब्लिश कर सकते हैं, फॉरवर्ड अदर डूइंग द सेम। एंड कोर्ट जो है प्रोहिबिट टू इंक्वायरी, कोर्ट जो इंक्वायरी भी नहीं कर सकता है जो कुछ वहाँ पर बोला गया है, जो कुछ वहाँ पर किया गया है पार्लियामेंट के अंदर उस पर। राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट हो रही तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेना। तो ये कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस अगर होते हैं कि भाई अगर कोई ब्रीच हो जाता है तो इन प्रिविलेजेस का कोई अगर गैर उपयोग करता है तो वो भी यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वही देखेगा, कोई भी कोर्ट जो है वो इसके पास पावर नहीं वो करने का। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना कंसेंट देता है, तो ये भी यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा। एंड कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है उसकी तरफ भेजेगा जहाँ पर 10 मेंबर राज्यसभा एंड 15 मेंबर लोकसभा के रहेंगे। तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 105 और 194 जो है वो पावर प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ जो है उसके बारे में डील करता है, जो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर जो है एमएलए उसको मिली हुई है। देन उसके बाद यहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये यहाँ पर डिटेंशन की बात करता है कि कोई मेंबर अगर ज़बरदस्ती का उपभोग ले रहा है, ज़बरदस्ती अगर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है। लेकिन ये कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा था कि कोर्ट जो है, नो कोर्ट विद दिस पावर, कोई भी कोर्ट कुछ भी नहीं बोल सकता है और कोई भी कोर्ट कुछ इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जुडिशल प्रिविलेजेस पे जो प्रोनाउंसमेंट यहाँ पर है, जो प्रोनाउंसमेंट की गई है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। तो अभी देखिए क्या है ना, मैती जो है उसने यहाँ पर स्टैब्लिश किए 3 ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज़ अंडर 3A ऑफ आईटी रूल्स 2021। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी है, जो भी ग्रीवेंसेस मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है उसका निवारण करने के लिए कमेटी है। और उसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई सही अकाउंटेबिलिटी रहो, ऑनलाइन गेमिंग जो होता है उसमें काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें जो अटैचमेंट्स है वो हो रही है, उसमें लोगों का माइंड पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे हमने ऑनलाइन गेम्स देखे हैं। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस जो है वो यहाँ पर लेफ्ट अंडररेटेड बाय इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज। तो इसलिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है कि भाई ये यहाँ पर सब कुछ देखेगी, अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी ग्रीवेंसेस आते हैं तो वो यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको रहना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, बाकी कुछ ऐसा खास इसमें देखने लायक नहीं है। रेगुलेशन अगर हम देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग की, करंटली कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। तो अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है, तो जी नहीं। और यहाँ पर रिलेटेड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके बारे में कई सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की गई है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आउटकम है गेम का उसको किस तरीके से जो माइंड है उस पर हैम्पर ना होने दिया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू हॉल्ट ओवर अपोजिशन डिमांड फॉर जेपीसी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर एडहॉक बॉडी है जो सेटअप की जाती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए और ड्यूरेशन के लिए, कि भाई यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको लाने का और इतना इतना महीने के लिए रहने वाली है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। मेंबर्स, टोटल मेंबर जो है डिसाइड किए जाते हैं बाय पार्लियामेंट, मेंबर फ्रॉम बोथ दी हाउसेस, बोथ रूलिंग एंड अपोजिशन दोनों यहाँ पर लिए जाते हैं। पावर क्या है कि ये स्क्रूटिनाइज करता है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको स्क्रूटिनाइज करता है। बाकी नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये बाइंडिंग होते हैं क्या? जी नहीं, बाइंडिंग नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेजर जेपीसीज अगर आप देखोगे तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया पावर टू हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता रहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन 100 मतलब आ सकता है। ये पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। उन्हीं के लोगों में से जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है ये बनते हैं। मेंबर जो है इस स्टेट ऑफ बार काउंसिल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। और उसी के साथ मेंबर जो है स्टेट बार काउंसिल के इलेक्ट होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ये एटिकेट, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट सारी चीज़ें ये देखते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल अगर आप देखोगे तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने अर्ज किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो अमेंड करेंगे रिजर्वेशन प्रोविजन 76% रिजर्वेशन 9th शेड्यूल। देखिए क्या है कि अगर आप कोई भी असंवैधानिक चीज़ करते हो, असंवैधानिक चीज़, या फिर आपको पता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ को लेकर आना, लॉ को बनाना। अब अगर लेजिस्लेचर को पता होता है कोई कोई चीज़ों के बारे में कि अगर हम ये बनाते हैं तो जो जुडिशरी है वो उसको खारिज ही कर देगी, वो उसको बंद ही कर देगी। तो ऐसे सिनारियो पहले जब हमको आज़ादी मिली उस समय पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत थी। और सरकार को पता था कि अगर हम इस तरीके से ज़मीनें लेते रहेंगे तो कोई व्यक्ति जुडिशरी में जाएगा और जुडिशरी हमारी चीज़ों को खारिज करती रहेगी। तो ये ना हो इसके लिए उस वक्त जो सरकार थी
उन्होंने 9th शेड्यूल लेकर आए। 9th शेड्यूल बेसिकली ये कहता था कि अगर हम कोई भी प्रोविजन 9th शेड्यूल में डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रोविजन 9th शेड्यूल में डालेंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेगा, जुडिशरी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो आप हैम्पर नहीं कर सकते हो, इसीलिए फिर 9th शेड्यूल में से वो चीज़ को हटा दिया गया कि भाई आप जुडिशियल रिव्यू फिर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 76% रिजर्वेशन 9th शेड्यूल में डालने की क्यों बात की जा रही है? 76 क्योंकि देखिए मंडल कमीशन के बाद हमें देखने को मिला कि जो रिजर्वेशन है किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर वो 50% ज़्यादा जाता है तो वो इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो तो ही आप 50% से ऊपर ले जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने बोला 76 पर, उनको पता है कि भाई ये तो जुडिशरी खारिज ही कर देगी, इस वजह से ये बोल रहे थे। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर 9th शेड्यूल जो है वो लाया गया था, है ना। और पहले ऐसा था कि भाई चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, लेकिन फिर उसके बाद किया गया कि भाई यहाँ पर ये चैलेंज जो है वो किया जा सकता है। तो 9th शेड्यूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहनी चाहिए। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर 24/1973 केशवानंद भारती केस आर वैलिड, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको 31A, 31B, 31C के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आप MM ऐप पर तो ये अवेलेबल है ही, लेकिन यूट्यूब पर फ्री में भी अवेलेबल है। तो यूट्यूब पर आप ये देख सकते हो वीडियो, आपको काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से चीज़ें होती हैं। क्रिमिनल इंडिक्टमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट इन US एंड इंडिया, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पर क्रिमिनल इंडिक्टमेंट जो है वो सारी चीज़ें लगी जा रही है ना, क्रिमिनल चार्जेस जो उन पर लगाए जा रहे हैं। तो इंडिया में क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा जो बेसिकली सिलेबस है उसमें है कंपैरिजन हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें प्रेसिडेंट की जो पावर्स है उसमें भी कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर क्या है, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले फॉर्मर US प्रेसिडेंट बने जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, पहले बने। अब यहाँ पर US और इंडिया अगर आप देखोगे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो सिटिंग प्रेसिडेंट पे इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती है, कैन नॉट नहीं की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्यूनिटी जो है नॉट अवेलेबल टू फॉर्मर प्रेसिडेंट US एंड इंडिया, दोनों ही जगह पर फॉर्मर अगर कोई है, जैसे हमारे यहाँ पर जो पहले के रहे हैं उनके ऊपर क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो इम्यून नहीं है। Also in India, those convicted will jail term of 2 years or more cannot contest election of president for 6 years. ये तो बात हमको पता ही है कि भाई 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा होती है तो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट बोलिए दूसरा भी बोलिए। ठीक है, USA में वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो सर्व कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, मतलब वो फिर भी अगर भाई इसको डोनाल्ड ट्रंप को अगर पनिशमेंट होती भी है 2 साल से ज़्यादा, फिर भी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है? 35 ईयर्स, USA में कितनी है? 35 ईयर्स। सिटीजन रहना चाहिए इंडिया का, और क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर सिर्फ 2 ही है कि भाई 35 ईयर्स एंड US रेजिडेंट रहना चाहिए 14 ईयर्स एंड नेचुरल बॉर्न सिटीजन रहना चाहिए। इम्पीचमेंट, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही चीज़ दी हुई है, सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर है ट्रीजन, बाइबरी एंड अदर हाई क्राइम जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब इम्पीचमेंट चार्जेस जो है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकते, लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है हाउस की। अब आप बोलोगे 2/3 बोल रहे हो आप, मतलब स्पेशल मेजोरिटी लगती है, लेकिन यहाँ पर भी स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 है भाई साहब। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी जो है उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बोला 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस लगती है। 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट एंड वोटिंग 2/3 ऑफ 80 हमने देखा था, 2/3 ऑफ 80, लेकिन प्रेसिडेंट को रिमूव करने के 2/3 ऑफ 80 नहीं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 500, 2/3 ऑफ 500, ये फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द हाउस, सीनेट USA में भी वैसा ही। क्लियर है? पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, अब वही बात है भाई साहब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्या करता है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। अब ये 3 मेंबर बॉडी होती है, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है इनकी,
वो पहले प्रेसिडेंट किया करते थे। अब प्रेसिडेंट क्या एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो प्रधानमंत्री बोलेंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोलिए, जो बोलेंगे उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो बीच में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम एक कमेटी बनाओ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी में तुम रखो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों की सहमति के साथ तुम करो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल लेकर आ गए। बिल में उन्होंने ये कमेटी तो बनाई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर, अभी जो जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब अमित शाह थे, और कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राहुल गांधी साहब नहीं थे। प्रॉब्लम ये हुई कि इनको 200 लोगों की लिस्ट भेजी गई, लीडर अपोजिशन के जो कांग्रेस के थे उनको 200 लोगों की लिस्ट भेजी गई, और उनको कहा गया कि भाई देखो ये 200 लोगों की लिस्ट है, उसमें से एक ही दिन बाद छाट कर 6 लोगों की लिस्ट भेजी गई और सीधा अपॉइंटमेंट, मतलब ना उसके साथ कोई डिस्कशन किया गया ना कुछ किया गया, मतलब जो है कि भाई अपॉइंटमेंट इनके ही द्वारा, बेसिकली प्रधानमंत्री जो है उन्हीं के द्वारा की जा रही है, अभी भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अंडर आर्टिकल टूडे एम्पावर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एम्पावर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर एम्पावर द प्रेसिडेंट टू फिक्स टाइम टू टाइम नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ऐसा फिक्स किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे जी नहीं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब पैनल सिलेक्शन प्रोसेस जो है की बॉडीज की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब यही चीज़ अभी इलेक्शन कमीशन के लिए भी लागू की गई है। सीबीआई के लिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये वाली चीज़ लागू करो, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना है कौन कौन होता है। अब नेशनल पार्टी स्टेटस, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया नेशनल पार्टी स्टेटस टू आम आदमी पार्टी, तो वही सवाल आ जाता है कि भाई ये जो पार्टी है नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये मिलते कैसे हैं, कैसे दिया जाता है? तो ये जो नेशनल पार्टी है ये दी जाती है अगर 6% वैलिड वोट्स मिलते हैं 4 और मोर स्टेट्स में जनरल इलेक्शन के, लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, एडिशन विन 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम स्टेट। नहीं समझ में आया? देखिए 4 राज्यों में इलेक्शंस होने थे, 4 राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, 4 जगहों पर इलेक्शन होने थे। अब टोटल समझ लीजिए 600 वोट, 200 वोट, 400 वोट, 100 वोट्स इस तरीके से पड़े हैं। इसमें से समझ लीजिए 6% वोट, यहाँ पर 6% वोट किसी पार्टी को, संस्कारी आदमी पार्टी है, इनको अगर 6% वोट्स यहाँ पर 4 स्टेट्स में मिल गए, ठीक है, और किन्हीं 2 स्टेट्स में 2 सीट्स और 2 सीट्स, मतलब टोटल 4 सीट्स लोकसभा में आ गई, तो मतलब क्या होगा, इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। या फिर अगर ये नहीं तो फिर क्या, 2% ऑफ सीट्स मिल जीतते हो लोकसभा में, लोकसभा में टोटल सीट्स कितने हैं 550, उसमें से 11 सीट्स अगर ये पार्टी जीत जाती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। लेकिन ये जो कैंडिडेट है इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट से रहना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही राज्य से चुनकर आ रहे हैं, 3 स्टेट से रहना चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट से, मतलब 5 सीट समझ लीजिए महाराष्ट्र से जीते, 4 सीट कर्नाटका से और 2 सीट गुजरात से, डन। ठीक है, अब नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, 4 राज्यों में अगर ये स्टेट पार्टी करके अपॉइंट की गई है फिर भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इलेक्शन सिंबल जो है वो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया जो है फिक्स किए जाते हैं, है ना। इनकी तो जो नेशनल पार्टी है उनके तो फिक्स किए गए हैं कि भाई इनका सिंबल जो है वही रहेगा, और मुझे अगर कमल लेना है मेरी पार्टी के लिए तो नहीं ले सकता हूँ, मुझे अगर समझ लीजिए चिन्ह, हाथ का चिन्ह लेना है मैं नहीं ले सकता हूँ। पार्टी नेशनल स्टेटस डिसाइडेड, ये अभी हमने देखा, है ना। बेनिफिट्स क्या है नेशनल पार्टी के, कि भाई उनको सिंबल जो है उनके लिए रिजर्व रहता है, बार बार चेंज नहीं होता है। उसी के साथ कैंडिडेट नेम, ओनली 1% टू प्रपोज अ कैंडिडेट्स नेम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाती है उनको। 40 स्टार कैंपेनर जो है वो ले जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रिव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये इतना कुछ खास नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, डिसक्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसक्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या है, रिसेंटली क्या हुआ, वायनाड एमपी राहुल गांधी साहब, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उनको 2 साल की जेल टर्म हुई थी। 2 साल की जेल टर्म हुई थी। अब जैसा मैंने आपको कहा कि भाई 2 साल की अगर जेल टर्म होती है तो 6 साल तक के इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते हैं और डिसक्वालीफाई भी हो जाते हैं, तुरंत डिसक्वालीफाई, जैसे ही सज़ा सुनाई गई तुरंत डिसक्वालीफाई। तो अब यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखिए बहुत डीप इशू है, मैंने कोर्सेस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक ही व्यक्ति 2 सरकारी ऑफिस से सैलरी उठा रहा है, उसको हम ऑफिस ऑफ, ये ऊपरी ऊपरी डेफिनेशन बता रहा हूँ एकदम से समझने के लिए, ठीक है, उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। तो अगर कोई IAS भी है और कोई अगर MP भी है तो ये नहीं हो सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड का है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्सी घोषित की गई है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप अगर फ्रॉडुलेंट मैनर से एक्वायर की गई है ना, डिस्क्वालीफाई। लॉ, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ, तो ये पार्लियामेंट ने कौन से लॉज बनाए, ये लॉज बनाए। सेक्शन 8(1) उसमें का क्या कहता है कि इसमें ऑफेंस, जैसे कि सेक्शन 153 ऑफेंस ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी, ठीक है, ऑन दी रेसिडेंस लैंग्वेज डूइंग मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी, ये अगर होता है, ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था डिफेमेशन की वजह से। अब डिफेमेशन तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, डिस्क्वालीफाइड कन्विक्टेड एंड सेंटेंस 2 years ऑफ इम्प्रिजन। 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो सज़ा सुनाए बराबर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि भाई 3 महीने लैप्स होने के बाद, मतलब सज़ा सुनाई गई उसके 3 महीने के बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जो है उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। तुरंत कैसे किया गया ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। इसमें कहा गया कि भाई ये जो 3 महीने का क्राइटेरिया है उसको ख़त्म कर दो, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और तुरंत जैसे ही 2 साल की सज़ा हुई है उससे ज़्यादा की हुई उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस वजह से राहुल गांधी जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद उस पर स्टे जो है वो लाया गया। डिफेमेशन जो है, फॉल्स अनट्रूथ स्टेटमेंट अगर किसी के बारे में दिए गए हैं तो उसको मतलब डिफेमेशन उसके अगेंस्ट में होगा, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब नहीं किसी को डिफेम करते रहो। अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, उनके बीच में भी डिफेमेशन का भी चल रहा है। डिफेमेशन 2 तरीक़ों से होते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन एंड सिविल डिफेमेशन। सिविल में समझ लीजिए कि पैसा मांग सकता है कोई व्यक्ति कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए। क्रिमिनल डिफेमेशन अगर किसी के अगेंस्ट में होता है तो उसको जेल टर्म हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर PT 365 का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटी का ही, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसी के साथ MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।